हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो आज का दिन है बहुत ही स्पेशल। 12 जून 2020 की ये सुबह बहुत ही अलग सुबह होगी आप लोगों की लाइफ में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आज का दिन है बहुत ही स्पेशल? भाई मैं तो बड़ा ही एक्साइटेड हूं आज के दिन को लेके, और शायद आप भी हो जाएंगे एक्साइटेड जब मैं आपको बताऊंगा गुड न्यूज आज की। चलो सर, आप कहोगे सर रोज आप कुछ ना कुछ गुड न्यूज बता रहे हो, क्या बता रहे हो सर? चलो ये सब बातों को छोड़ते हैं। पहला रीजन बताता हूं कि आज का दिन क्यों स्पेशल है। क्योंकि आज आप चारों सब्जेक्ट सीए फाउंडेशन के यहां पढ़ने वाले। आप ऑलरेडी उर्मिला मैम से मिल चुके हैं, पहला सेशन मैम का हो चुका है, और मैम ने आपको बहुत कुछ बताया लॉ के बारे में, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मैम से आपका इंटरेक्शन अच्छा रहा होगा। चलो अच्छा रहा है कि नहीं, क्विकली मुझे जवाब चाहिए लाइव चैट पे। मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का, और एक सिंपल जवाब, एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं जिसका चाहिए सिंपल जवाब। हाउ इज द जोश? कम ऑन, आई वांट द आंसर ऑन द लाइव चैट माय डियर फ्रेंड्स। हाउ इज द जोश? दोस्तों कैसा है आपका जोश? आर यू रेडी? आज आपका 12 जून से आपके चारों सब्जेक्ट्स आप पढ़ने जा रहे हैं। जोश आपका हाई होना चाहिए, मेरा भी जोश हाई है। दूसरी गुड न्यूज अभी नहीं बताऊंगा, पहले ये न्यूज पूरी होने दो। दोस्तों मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आप लोगों से रेगुलरली मिलके, आपसे बात करके, और आप लोगों के स्पेशली मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। आप लोगों मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर रहे हैं, फेसबुक से कुछ लोगों को कंप्लेन है, भाई मैं सही बता रहा हूं, बहुत रेगुलरली चेक नहीं कर पाया। मैंने टीम रखी है, टीम चेक करेगी फेसबुक को, जल्दी आपको रिप्लाई करेगी, और जब भी मैं यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ आपको, मेरी टीम आपको जवाब देती रहेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रिस्पॉन्ड करने की, क्योंकि आपसे जुड़ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सही बात बताऊं आपको, ये कितनी अलग चीज है, ये कितनी अलग फीलिंग है इसको जो हम महसूस कर रहे हैं कि उर्मिला मैम बैठे हैं पुणे में, महाराष्ट्र में, अखिलेश सर बैठे हैं शिरडी पता है ना, साईं बाबा वाला शिरडी महाराष्ट्र में। मैं बैठा हूं अमरावती महाराष्ट्र में, अभी क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन है, अपने होम टाउन में हूं अमरावती में। और निशांत सर जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे वो बैठे हैं इलाहाबाद में, यूपी में। मतलब 4 अलग अलग टीचर्स 4 अलग अलग कॉर्नर में बैठे हैं, और वो लोग, हम लोग आप लोगों से जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, कोई बच्चा दरभंगा से मैसेज कर रहा है, कोई बच्चा बंगाल से मैसेज कर रहा है, कोई बच्चा उड़ीसा से मैसेज कर रहा है। एक मैसेज मुझे आया कश्मीर से, एक बच्चे का मैसेज मुझे आया चेन्नई से, एक बच्चे का मैसेज आया बेंगलोर से, एक का आया कोटा राजस्थान से। मैं आपको सही बताऊं, दिल से आपको एक बात कहूं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि मेरे जैसा एक छोटा बंदा, एक एवरेज आदमी, आप इतने सारे लोगों से जुड़ सकता है। बहुत खुशी महसूस होती है ये चीज देख। आई एम रियली टेलिंग यू दोस्तों, कितनी अलग बात है ये। किसी क्रांति से, ये किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है कि हम कहां बैठे हैं, आप कहां बैठे हैं, और एक मीडियम के थ्रू, एक तार के थ्रू हम जुड़े हैं। और क्या है वो मीडियम, क्या है वो तार? वो मीडियम, वो तार है अनअकैडमी। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक टी शर्ट नहीं है, मैं सही बोल रहा हूं, ये एक फीलिंग है जिसको मैं महसूस कर रहा हूं। बहुत एक्साइटेड हूं यार, सही बता रहा हूं आपको। ये है वो मीडियम जिसके थ्रू हम मिल रहे हैं यहाँ पे। अनअकैडमी का ये चैनल, ये यूट्यूब का चैनल, ये हमारी आदत जिसके वजह से हम लोग यहां मिलते हैं। सीए लाइव डेली, #CA लाइव डेली, इसको जितना हो सके वायरल कर दो दोस्तों। दुनिया को बता दो कि जहां पे भी आप बैठे हो, जैसे भी आप बैठे हो, आप हमसे जुड़े हो, और आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हो घर पे बैठ के, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है अनअकैडमी माय डियर फ्रेंड्स, कितनी अलग बात है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, थैंक्स करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना इस चैनल को सराहा है। और अगर इतना ही इस चैनल को सराहा है तो इसको और सराहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। वो सारे मेरे दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहली बार आए, पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज के वीडियो को लाइक करना ना भूले। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, जीवन में 3 शब्द कभी नहीं भूलना चाहिए। एक है थैंक यू, दूसरा है सॉरी, और तीसरा है किसी की तारीफ करना, किसी को अप्रिशिएट करना। तो अगर आपको मेरा काम, मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज इसे अप्रिशिएट कीजिए। और अप्रिशिएट करने का तरीका है सिंपल, एक लाइक और इस वीडियो का कमेंट। लाइव चैट में नहीं, कमेंट में मुझे कमेंट चाहिए। और बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दूसरी गुड न्यूज। बोलो शेयर करूं या नहीं?
हाँ या ना जवाब दो, वाई और एंड, शैल आई शेयर द अनदर गुड न्यूज विद यू, यस और नो। सर आप रोज ना हमारे साथ कोई ना कोई गुड न्यूज़ शेयर कर रहे हो, बता रहे हो सर, हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है हम आपके स्टूडेंट नहीं हैं, हम आपसे नहीं मिल रहे हैं, हमें आदत हो गई रोज आपसे मिलने की, ऐसा एक बच्चे का मैसेज आया। और यही बात बताऊं, मेरे दिल की भी यही फीलिंग है। तो चलो पहले मुझे क्विकली जवाब चाहिए, क्या मैं बता दूं आपको दूसरी गुड न्यूज़ क्या है? पक्का? क्लियर? 100%? सो हियर वी गो। सो दूसरी गुड न्यूज़ है ये दोस्तों के आज शाम को 5 बजे मैं आ रहा हूं आप लोगों से लाइव इंटरेक्शन करने। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने आप लोगों से किया था वादा, प्रॉमिस किया था कि दोस्तों मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत सारी बातें हम करेंगे। आपके अगर कुछ सवाल है तो उन सवालों का जवाब मैं दूंगा। कब, कहां, कैसे, ये मैंने नहीं बताया था, अब बता रहा हूं। वो मेरे सारे दोस्त जो अब पिछले कई दिनों से मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं, मुझसे जुड़ चुके हैं, अब उनके दिमाग में है एक सवाल कि सर क्या मुझे नवंबर एग्जाम देना चाहिए या मई एग्जाम देना चाहिए? अगर नवंबर एग्जाम देना है तो सर कैसे स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है? अगर सर मैं नवंबर में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं मई देता हूं, सर मैंने रजिस्ट्रेशन किया है नहीं किया है, बुक्स कहां से ऑर्डर करना है, कौन सी बुक्स रेफर करना है, सर डाउट सॉल्विंग कैसे होगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे सवाल है ना? पक्का यही सारे सवालों का जवाब देने और आपसे बातें करने मैं आ रहा हूं आज शाम को 5 बजे। कहां पे मिल सकते हैं आप मुझसे? कहां मिलेंगे सर आप हमें? ये देखिए आपके सामने है। आपको करना है क्या? आपको जाना है अनअकैडमी की वेबसाइट पे, या फिर आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और वहां पे आपको आप मुझे पा सकते हैं 5 बजे। दूसरा सिंपल तरीका है, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक छोड़ दी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक को आप क्लिक करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। 1 घंटा, शाम को 1 घंटा खूब जमेगा रंग। जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और अनअकैडमी, करेंगे खूब सारी बातें, बताऊंगा मैं आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एनालिसिस, ऐसी चीजें जो शायद आपने ना कभी सुनी होगी और ना कभी सोची होगी। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो सारी बातें और वो सारी चीजें? क्या आप शुरुआत करना चाहते हैं अपना करियर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? कहां से, व्हाट इज पॉइंट 1, व्हाट इज पॉइंट 2, व्हाट इज पॉइंट 3, कैसे क्या आगे बढ़ा जाए? आपके सारे सवालों का जवाब देने में आ रहा हूं आज शाम को 5 बजे। तो भूलिएगा मत मुझसे जुड़ना, मुझसे कनेक्ट होना। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए, बिकॉज ये है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्ज आपको देना नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्यादा से ज्यादा नंबर में आइए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को लाइए। आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सारे सवालों का जवाब देने की। करेक्ट? मिलेंगे शाम को हम। अब करते हैं आज की क्लास शुरू। बेटा लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्या देखा था? सारे टीचर से आप मिल चुके हैं। लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बाय AICPA। व्हाट इज AICPA? सो इंडिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, CAs होते हैं, वो काम जो लोग अमेरिका में करते हैं ना, उनको CPA कहा जाता है। CPA का फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। और जैसे इंडिया में जो CA की इंस्टीट्यूट है उसका नाम है ICAI, ठीक उसी तरह USA में जो CA की इंस्टीट्यूट, आई मीन CPA की इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। सो AICPA जो है वो दुनिया की सारी अकाउंटिंग बॉडीज में से सबसे पुरानी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। एंड दिस अकाउंटिंग बॉडी हैज गिवन द फैंटास्टिक डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। और क्या डेफिनेशन दी है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in significant manner and in terms of money, business transactions and events which are in part at least of financial characters and interpreting the result thereof. ये डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, कल मतलब मैंने आपको बताई थी,
और मैंने समझाया नहीं था मतलब इसका। आज हम इसकी शुरुआत करेंगे बट खत्म नहीं होगा। जैसा मैंने कहा अगले 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन हम इस डेफिनेशन को, और एक और चीज मैं यहां बताऊंगा, उन दोनों चीजों को पोस्टमार्टम पूरा तोड़ मरोड़ के पूरा ऐसा एक एक छन्नी छन्नी करके उसको देखेंगे हम। एक चीज मैंने आपसे कही थी बेटा, जब भी कोई चीज सीखना हो, समझना हो और कोई चीज बड़ी ही मुश्किल लगे तो उसको चार्ट फॉर्मेट में ब्रेक कर देना चाहिए। देखते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ व्हाट? 3 थिंग्स: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिजनेस transactions and events which are in part at least of financial characters and interpreting the results thereof। अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये चार्ट दिखाया। आई एम श्योर ये आपके पास लिखा हुआ होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था जो मैं बता रहा हूं बेटा वो लिख लेना। अभी फिर से कह रहा हूं, अभी कोई नोट्स की जरूरत नहीं, और बाकी नोट्स से रिलेटिंग जो भी बातें हैं वो आप और मैं, हम दोनों करेंगे। कब? शाम को 5 बजे। मिलना भूलना मत, फिर मौका नहीं मिलेगा वापस बेटा, पहले कह रहा हूं। ओके, अब यहां पे इस डेफिनेशन के अंदर आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट है बेटा, सही है। किस चीज की आर्ट है? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब ये समझने का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्डिंग? आज के इस लेक्चर में मैं आपको इस डेफिनेशन के 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द सिखाने वाला हूं। एक्चुअली 2 भी नहीं, एक ही सिखाऊंगा, चलो ओवरडोज नहीं होना चाहिए। आज का ये जो मेरा लेक्चर है ना, ये इस लेक्चर में मैं आपको इस डेफिनेशन का सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बताने वाला हूं, एंड दैट इज रिकॉर्डिंग। अच्छे से समझना है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक कला है। सही बात है। और अकाउंटेंट्स जो होते हैं ना बेटा, वो किसी कलाकार से कम नहीं होते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बताने जा रहा हूं, और आपसे मैंने हमेशा क्या कहा है कि जब भी मैं कोई नया वर्ड बताऊं तो रजिस्टर के पेजेस पलट लेना, लास्ट में आ जाना रजिस्टर के, और वहां पे वो वर्ड और उसका मीनिंग लिख लेना, और दिन भर कोशिश करना है उस शब्द को, उस वर्ड को अपनी लाइफ में यूज करने की। जहां जरूरत नहीं हो वहां पे भी जाके चिपका देना। सही तरीका यही है, फिर वो वर्ड आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। लिख लो बेटा वहां पे आके उस वर्ड है ट्रांजैक्शन। लिख लीजिए वो वर्ड क्या है? द वर्ड इज ट्रांजैक्शन। TRANSACTION, ट्रांजैक्शन। और इसका मतलब लिख दो बेटा, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, व्यवहार। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? लेन देन, व्यवहार। अब इसका मतलब समझो, आ जाओ वापस आपके रजिस्टर में नॉर्मल में। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या मतलब होता है इसका? क्या रिकॉर्ड करना है हमें? एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो पूरे दिन में कई ट्रांजैक्शंस करता है। ट्रांजैक्शंस का मतलब मैंने क्या बताया? व्यवहार। व्यवहार मतलब लेन देन, कुछ लेता है कुछ देता है ना। एक बिजनेसमैन पूरे दिन में कई ट्रांजैक्शंस करता है। ये जो भी ट्रांजैक्शंस वो करता है, आपको नहीं लगता ही शुड राइट डाउन दीज ट्रांजैक्शंस समवेयर? जैसे आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, एज ए स्टूडेंट आप क्या ट्रांजैक्शन करते हो पूरे दिन में? आप पढ़ते हो, है ना। अभी तो यही काम है, आप पढ़ते हो। जब आप पढ़ते हो, आज आपने लॉ पढ़ा, अभी आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, फिर मैथ्स पढ़ोगे। आइडियली आपको पता है क्या करना चाहिए? आपको हर सब्जेक्ट का अलग रजिस्टर बनाना चाहिए, हर सब्जेक्ट की बुक बनानी चाहिए। जब इतने अच्छे टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं भाई, तो हम क्यों एक ही रजिस्टर में खिचड़ी बनाएं? क्यों ना हम चारों सब्जेक्ट की 4 बुक्स बनाएं, और जैसे हमारे टीचर्स कह रहे हैं वैसे उनको पढ़े। क्योंकि एक हफ्ते से आपने एक इंसान को आजमा लिया है, और अगर आपको मुझ पे भरोसा बैठा है तो आप आगे भी मुझ पे भरोसा रखेंगे। चाहे वो डाउट क्लियरिंग का हो, चाहे वो नोट्स का हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, आप मुझ पे ट्रस्ट रखेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। एक बिजनेसमैन सुबह से लेकर शाम तक कई ट्रांजैक्शन करता है, वो ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड करता है, ये चीज समझना जरूरी है। तो मैं यहां आपको ये 2 शब्द बताने जा रहा हूं, और इन दोनों शब्दों का डिफरेंस हम यहां देखेंगे। पहला वर्ड है बुक कीपिंग।
What is the first word? Bookkeeping. And the second word is accounting. The first word is bookkeeping and the second word is accounting. Now let's understand both these words properly. मैं फिर से कह रहा हूं, लिखने वगैरह के पीछे मत जाना, जहां लिखना होगा मैं आपको खुद कहूंगा और लिखना बहुत सिंपल है. वीडियो को आप पॉज कर सकते हो और फिर बाद में आप उसे लिख सकते हो. पहले पूरा वीडियो देख लो, मेरे साथ समझ लो, 1 घंटे की क्लास होने दो. उसके बाद दिन भर में मैथ्स वगैरह का लेक्चर हो जाए, दिन भर में खाली नहीं बैठना है. वापस आओ मेरे वीडियो पे, वीडियो को जहां चाहिए वहां पॉज करो, लिखो और फिर आगे बढ़ो. इसी बहाने हम दोबारा भी मिलेंगे. बुक कीपिंग का मतलब होता क्या है दोस्तों? ये जो दोनों टर्म्स है इनको समझने के लिए हमें इनको हमारी लाइफ से, आपको आपकी लाइफ से जोड़ना पड़ेगा. अभी जोड़ देता हूं मैं, बहुत सिंपल है. अगर आपको पढ़ना है, सपोज इमेजिन करो कल आपकी एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है, हफ्ते भर बाद आपकी एग्जाम है, आप पढ़ने बैठे हो. आज जब आप अभी पढ़ने बैठे हो तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? पढ़ाई के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? डोंट से दिमाग, मुझे पता है. पढ़ाई के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपकी बुक्स कंप्लीट होनी चाहिए. योर बुक्स मस्ट बी कंप्लीट. इन ऑर्डर टू स्टडी योर बुक्स मस्ट बी कंप्लीट. कहीं किसी वजह से अगर आपकी बुक्स कंप्लीट नहीं है तो बेटा अभी पढ़ने बैठे हो, वैसे इतनी मुश्किल से मूड बनता है पढ़ने का और इतनी मुश्किल से मूड बना के पढ़ने बैठे हो, और अगर आपकी बुक्स कंप्लीट नहीं है तो जरा सोचो, एक बार सोचो पढ़ाई कैसे करोगे. मैंने क्या किया यहाँ पे? 2 एक्टिविटीज को अलग अलग आइडेंटिफाई किया. समझना, सबसे पहले कंप्लीशन ऑफ योर बुक और फिर दूसरा है स्टडीज. नाउ इन दीज 2 एक्टिविटीज, ये 2 अलग अलग एक्टिविटीज में सोचो कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है. कैन आई से स्टडीइंग इज डिपेंडेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ योर रजिस्टर. अगर मेरी बुक्स कंप्लीट नहीं होगी तो मैं पढ़ूंगा कैसे? समझ में आ रहा है? इफ माई बुक्स आर नॉट कंप्लीट हाउ विल आई स्टडी? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो कैन आई से कि पढ़ने के लिए बुक्स कंप्लीट होना जरूरी है. ठीक उसी तरह, एग्जैक्टली इन द सेम वे, अकाउंटिंग करने के लिए पहले बुक कीपिंग जरूरी है. बुक कीपिंग क्या होता है? जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन मतलब व्यवहार, लेन देन, करेक्ट? बिजनेस में गिव एंड टेक, बाय सेल, वॉट एवर इट इज. जैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन को आप बिजनेसमैन कहीं तो रिकॉर्ड करता है कि नहीं? बताओ, वो ट्रांजैक्शन को कहीं तो रिकॉर्ड करता है नहीं? दैट प्रोसेस, I mean a process of recording, capturing the transaction is known as bookkeeping. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. आप सभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते होंगे. अभी तो नहीं जाते होंगे, अभी तो बेटा सब लॉकडाउन है, पर पहले गए होंगे ना कभी किसी ज़माने में. ऐसा लग रहा है बहुत महीने हो गए यार, किसी मॉल में नहीं गए, कहीं शॉपिंग नहीं की, कुछ नहीं की, बिल्कुल अलग ज़िंदगी बिता रहे हैं. तो आप किसी भी दुकान में जाते होगे, जहां पे आप बिग बाजार का एग्जांपल ले लो, ठीक है? बिग बाजार में जब आप जाते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो क्या करता है? आपके प्रोडक्ट को स्कैन कर लेता है ना? स्कैन करने से क्या होता है? जितने भी प्रोडक्ट्स आपने खरीदे वो स्कैन करते हो और फिर आपका बिल जनरेट होता है. फिर आप उसको कैश पे करते हो या कार्ड स्वाइप करते हो, जो भी आप करते हो. ये सब प्रोसेस क्या है? ये बुक कीपिंग प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग डेटा. समझना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कह रहा हूं, डेटा. डेटा बहुत जरूरी होता है. कोई भी निर्णय लेने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपके पास बहुत सारा डेटा होना चाहिए, क्योंकि डेटा पे आप करते हो प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग करने के बाद वो डेटा बन जाता है, देता है आपको इंफॉर्मेशन. समझ में आ रहा है कि नहीं? डेटा, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहले जरूरी है डेटा कलेक्ट करना. सरकार भी हम लोगों के लिए जितने भी डिसीजंस लेती है, निर्णय लेती है, सरकार को भी वो डिसीजंस लेने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत पड़ती है. जैसे कि देश में कोरोना के पेशेंट कितने हैं, तो आप देखो कितना डेटा मिलता है. हमें डेटा मिलता है कितने पेशेंट पॉजिटिव मिले, फिर उसमें से कितने लोग सही हुए, फिर उसमें से कितने लोगों की डेथ हुई. मतलब यहाँ से हमें अलग अलग परसेंटेजेस मिलते हैं, दैट व्हाट इज द रिकवरी परसेंट. तो हमें पता चलता है अच्छा 46% अगर रिकवरी परसेंट है तो अच्छी बात है. इसका मतलब क्या है? अगर 100 लोगों को कोरोना हुआ था तो 46 लोग सही होकर घर पे गए हैं. ठीक है? अगर डेथ का परसेंटेज 4% है, 5% है, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 लोगों का कोरोना होता है तो मरने के चांस सिर्फ 4 या 5 लोगों के ही है. तो आप देखो ये जो हमने निकाला है ना 4%, 5%, ये क्या है? इंफॉर्मेशन. और ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? डेटा. मतलब जब तक मेरे पास डेटा नहीं होगा
तब तक मैं इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। तो यही काम अकाउंटिंग में होता है। अकाउंटिंग मतलब होता है इंफॉर्मेशन निकालना, समझ में आ रहा है? और वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे चाहिए डेटा, और वो डेटा जहां पे कलेक्ट होता है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इज नोन एज बुक कीपिंग। एक बार क्विकली पढ़ लेते हैं बुक कीपिंग को। क्या होता है बुक कीपिंग? It is a process concerned with recording transaction. It constitute as base for accounting. Accounting करने के लिए बुक कीपिंग जरूरी, जैसे पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? रजिस्टर कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक उसी तरह अकाउंटिंग करने के लिए दोस्तों क्या जरूरी होता है? बुक कीपिंग जरूरी होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। बुक कीपिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। मैंने आपको बताया था, एक ट्राइंगल बताया था, 3 टियर मैनेजमेंट के बारे में बताया था। तो जो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है वो बुक कीपिंग के बेसिस पे नहीं लेता है, वो किसके बेसिस पे लेता है? अकाउंटिंग के बेसिस पे लेता है। देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुकिंग, बुक कीपिंग की और कोई ब्रांचेस नहीं होती है। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी कैन नॉट बी ascertained ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। आप किसी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता नहीं कर सकते हो सिर्फ बुक कीपिंग के बेसिस पे, क्योंकि जैसा मैंने कहा है बुक कीपिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। और डेटा जो होता है ना, स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ोगे, डेटा कैसा होता है? डेटा बहुत ज्यादा होता है, ह्यूज होता है। डेटा बहुत क्रूड होता है, CRUD, क्रूड मतलब रॉ, कच्चा होता है। डेटा जो होता है एम्बिग्यूअस होता है। एम्बिग्यूअस मतलब कोई सही कहता है, कोई झूठ कहता है, कुछ भी कहता है। डेटा कैसा भी हो सकता है। आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, जनगणना सेंसस। क्या होता है ये? हर 10 साल बाद भारत सरकार अपनी पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करती है। कैसे करती है? तो घर पे कुछ लोग आते हैं, वो लोग आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, जितने फैमिली मेंबर्स है उसमें से कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, इनकम क्या है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब क्यों करते हैं? तो जो 10 सालों तक हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना कि ये हमारी पॉपुलेशन ये है, इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसा है वैसा है, फिर सरकार अलग अलग योजनाएं बनाती है इन लोगों के लिए। वो सभी चीज़ें बनाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए क्या? बहुत सारा डेटा। सो डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बार आपको ये डेटा मिल गया ना, फिर इस डेटा पे आपको करनी है प्रोसेसिंग। वो प्रोसेसिंग है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या? इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। इट इज कंसीडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस की लैंग्वेज माना जाता है अकाउंटिंग को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या सर? आपने तो बताया नहीं, अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं। बिजनेसमैन का जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसे एक बच्चा, आप, मैं भी बच्चा ही, आप, मैं, हम सब लोग पूरे साल मेहनत करते हैं। बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, जी जान लगा के पढ़ता है, और क्या उम्मीद रखता है? एक ही उम्मीद रखता है कि एक दिन मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रिजल्ट का उसको इंतजार होता है। उसका जो रिपोर्ट कार्ड होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, वो उसे बताता है कि भाई उसको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक उसी तरह एक बिजनेसमैन भी तो साल भर एग्जाम ही देता है ना। एक दिन में बिजनेसमैन कितने ट्रांजैक्शंस करता है? फिर से ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। जरूरी है कि हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट ही हो, कुछ ट्रांजैक्शन में लॉस भी हो सकता है, कुछ ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब बिजनेस मतलब कोई भी हो सकता है यार। एक छोटी सी चीज ले लो आप, यहाँ पे एक ऑटो रिक्शा वाला, समझ रहे हैं मेरी बात? एक ऑटो रिक्शा वाला दिन भर में 30-40 सवारियां लेके जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग सवारी लेके जाता है। जरूरी है कि हर सवारी से जितना वो पैसा लेता है हमेशा उसको इक्वल अमाउंट का ही मुनाफा प्रॉफिट होता है? आंसर इज नो। अरे वो कहीं किसी को बैठा के सवारी को ले जा रहा है, समझना मेरी बात, और रास्ते में अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया और पुलिस वाले को पेनल्टी देनी पड़ी, तो कैन आई से इन दैट ट्रिप, उस पर्टिकुलर ट्रिप में तो उसका लॉस हो गया। ठीक उसी तरह एक बिजनेसमैन सुबह से लेके शाम तक, और शाम से लेके रात तक, और रात से लेके फिर वापस सुबह, मजाक कर रहा हूं, रात से लेके वापस रोज, हर रोज साल के 365 दिन मेहनत करता है, अलग अलग ट्रांजैक्शन करता है। आपको नहीं लगता है उसको भी तो अपने रिपोर्ट कार्ड का इंतजार होता होगा? और उसके रिपोर्ट कार्ड में वो क्या देखना चाहता है? ये देखना चाहता है बेटा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और वो जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना बिजनेसमैन का, वो क्या कहलाता है?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये रिपोर्ट कार्ड किसके बेसिस पे बनता है बेटा? अकाउंटिंग के बेसिस पे बनता है। मैनेजमेंट भी डिसीजन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के बेसिस पे लेता है। तो जैसे अगर हमें पता चलता है कि देश में अलग अलग राज्य सरकार जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में कोरोना के केसेस कितने हैं, जैसे महाराष्ट्र में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस है, तो राज्य सरकार इसके बेसिस पे कुछ डिसीजंस ले सकती है कि हाँ, हमें लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास है डेटा, और डेटा के बेसिस पे मिलती है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन से आप लेते हैं डिसीजन। अकाउंटिंग हैज़ 5 सब फील्ड्स हमने देखा है। कौन सी 5 है? फटाफट रिवाइज करो। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बाकी सारी फील्ड्स के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं, पूरा फोकस हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल पोजीशन, ये वर्ड का मतलब हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही बताता हूं कि अगर आप किसी को देख के कहते हो वाह यार ये कितना अमीर है, और किसी को देख के कहते हो ये कितना गरीब है, तो ये है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या मतलब होता है बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये 2 वर्ड समझना बहुत जरूरी है। वापस में आता हूं ये प्रोसेस के पास। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग। अब आपको करना है क्या? समझना। मैं यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट दिखा रहा हूं, है ना, और मैं आपको उसके लिए दे रहा हूं दोस्तों 2 मिनट। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, और क्विकली ये चार्ट आप लोग आपके पास लिख लीजिए। पहले फटाफट आइए आपके रजिस्टर्स में और इस चार्ट को आपके पास लिख लीजिए। कम ऑन, क्विकली। 2 मिनट है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, नहीं तो बाद में वीडियो पॉज करके करना पड़ेगा आपको। क्विकली कीजिए। ओके, सो अकाउंटिंग प्रोसेस है दोस्तों, बहुत बढ़िया है, और सही बता रहा हूं, होम प्रोडक्शन है। किसी भी बुक में, किसी भी पब्लिकेशन में ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ट्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अकाउंटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अकाउंटिंग अगर आप अच्छी करना चाहते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आपने समझ ली ना, तो आपको अकाउंटिंग करना आ जाएगा। और इस अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने की शुरुआत हम आज ही करने वाले हैं इसी लेक्चर में। सो 2 चीजें हैं जिसको पैरेलली हम देख रहे हैं। एक है अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो AICPA ने दी है, और दूसरी है ये अकाउंटिंग प्रोसेस जो हम यहां पे देखने जा रहे हैं। करेक्ट? सो आई होप आप सभी ने लिखा होगा। क्विकली लिख लीजिए, कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। करें स्टार्ट? ओके, डन। क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस? कैसे की जाती है अकाउंटिंग? कहां से होती है उसकी शुरुआत, और कहां पे होता है अंत, एंड कहां होता है? अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद एन इवेंट। अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद एन इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना। इवेंट का मतलब क्या होता है? घटना। हम हर होने वाली इवेंट से, मैं सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा हूं, हर होने वाली इवेंट से 3 चीजें पूछते हैं। वी चेक फॉर 3 थिंग्स। क्या है वो 3 चीजें? सबसे पहली, क्या आप बिजनेस से रिलेटिंग हो? आर यू रिलेटिंग टू बिजनेस? जो भी इवेंट हुआ है, हम देखते हैं क्या वो इवेंट बिजनेस से रिलेटिंग है या नहीं। नंबर 2, कैन इट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या आप उसे मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो या नहीं? एंड नंबर 3, इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन? अब क्या मतलब होता है फाइनेंशियल पोजीशन का? इसकी तरफ ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। ये क्या है? ये है हमारा ज्योमेट्री पेपर। बचपन में पढ़ते थे ना ज्योमेट्री पेपर, और ये ज्योमेट्री पेपर में हमें सिखाया गया था बेटा। वैसे तो मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, बट फिर भी इतना मुझे आता है कि ज्योमेट्री पेपर को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो इसे कहते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। करेक्ट? देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। मैं आपको यहां बिजनेस के 4 क्वाड्रेंट्स बताने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वाड्रेंट जो होता है ना दोस्तों बिजनेस का, उसको हम कहते हैं आई फॉर इनकम। ध्यान से समझना, कहीं मत जाना, चूक जाओगे। बिजनेस करते क्यों हैं? क्योंकि हम कमाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू अर्न मोर एंड मोर, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं? इनकम। बिजनेस क्यों करते हैं? फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कमाने के लिए, इनकम के लिए। और
कोई भी इनकम तब तक नहीं आप कमा सकते जब तक आप उसको कमाने के लिए कुछ खर्चा ना करो। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट ऑफ द बिजनेस इज ई फॉर एक्सपेंस। अच्छे से समझना, बिजनेस क्यों करते हैं हम? फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट इनकम, और इनकम कमाने के लिए हमें क्या चाहिए? खर्चा करना पड़ता है। अरे एक सब्जी वाला भी जो होता है ना, वो सब्जी वाले को भी कमाने के लिए पहले सब्जी खरीदना पड़ता है, मतलब पहले एक्सपेंस करना पड़ता है, तो ही जाके इनकम होती है। इस दुनिया में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां आपने कोई खर्चा ना किया और सिर्फ आपकी बैठे बैठे इनकम हो रही हो। सोच लो, फटाफट सोच लो। एक आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट पेंट बनाता है, पेंटिंग करने के लिए भी उसे खर्चा लगता है। कुछ खर्चा जो होता है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। नया वर्ड बताने जा रहा हूं, एक्सप्लिसिट। वैसे तो इकोनॉमिक्स का टर्म है बट हर जगह काम आता है। EXPLICIT, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इसका मतलब होता है ऐसे खर्चे जिसके लिए आपने अपने जेब से पैसा निकाल के पे किया, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरी होती है इम्प्लीसिट कॉस्ट। इम्प्लीसिट, IMPLICIT, इम्प्लीसिट का मतलब क्या होता है? इम्प्लीसिट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंक्लूसिव कॉस्ट। वो पेंटर ने पेंटिंग बनाने के लिए कुछ सामान खरीदा है, एक कैनवस खरीदा है, कलर्स खरीदे हैं, ब्रश खरीदा है, और भी अगर कुछ चीजें चाहिए वो सब खरीदा है। वो सब के लिए उसने एक्चुअली अपने जेब से पैसा निकाल के पे किया है। इन सारी कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये डेफिनेटली उसका खर्चा है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या पेंटिंग की कॉस्ट सिर्फ मैं इन चंद चीजों से निकाल सकता हूं? वो पेंटर ने जो अपना समय दिया है उस पेंटिंग को बनाने के लिए, जो उसने अपना हुनर, आर्ट दिया है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसकी कीमत है। उस कीमत को हम क्या कहते हैं? इम्प्लीसिट कॉस्ट। कभी सोचा है आपने, डॉक्टर्स जो फीस चार्ज करते हैं, काफ़ी बार आप देखो, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, बहुत बोलने का काम है तो खांसी हो रही थी, मैं गया डॉक्टर के पास। अब कोरोना का इतना सीज़न चल रहा है कि डॉक्टर्स के पास जाने से हमें डर लगता है और डॉक्टर्स को हमसे डर लगता है। सही बात बता रहा हूँ। और अगर आप उनको बोल दो ना मुझे खांसी हो रही है तब तो डॉक्टर बाहर से ही भगा देता है। तो पहचान वाला था डॉक्टर, उनके यहाँ मैं गया, उनको दिखाया, मास्क पहना हुआ था। डॉक्टर ने मास्क तो निकलवाया ही नहीं। मतलब मुझे खांसी है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गला अंदर से सूज गया है, सूजन हो गई, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। दिन में 8-8 घंटे 9-9 घंटे क्लासेस होती है अलग अलग लेवल की, तो गला सूज गया। आप एक बार चेक तो कर लो। मैं क्या, डॉक्टर नॉर्मली चेक करते हैं, टॉर्च लगाते हैं, करवाते हैं। भाई ये तो कुछ करवा ही नहीं रहा है, ये तो देख भी नहीं रहा है। डॉक्टर ने मुझे टच भी नहीं किया, मतलब पल्स नहीं देखा, बीपी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। बस जो मैंने कहानी बताई उस कहानी को सुना और 2-4 मेडिसिन लिखी और छोड़ दिया, और 500 रुपए ले लिए इस चीज के, 500 रुपीज। मैंने मेरी मम्मी से कहा, भाई किस चीज के 500 रुपए लिए? ये चीज तो मुझे आती थी ना, ये कुछ ही दिन पहले की बात है। 500 रुपीज डॉक्टर की इनकम है, बट जरा मुझे बताओ इसने खर्चा क्या किया, किस चीज का 500 रुपए लिया? मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी को भी ये चीज पता है। तो मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा वो कितनी मेहनत से डॉक्टर बना है, उसने जब कितनी मेहनत की है, कितनी पढ़ाई की है, इतना बड़ा हॉस्पिटल डाल के बैठा है, इतना स्टाफ है बाहर, इतना सैनिटाइजेशन, इतना क्लीनलीनेस, ये सब खर्चा वो किससे रिकवर करेगा? पेशेंट से रिकवर करेगा। मतलब दोस्तों, अगर मेरी मम्मी को भी ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये चीज पता है कि डॉक्टर ने मेहनत की और वो मेहनत का पैसा ले रहा है, मतलब उसको, शायद उनको ये टर्म नहीं पता बट मतलब उनको ये पता है कि इसको हम कहते हैं इम्प्लीसिट कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस के पहले 2 इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट्स मैंने आपको बताया, कभी मत भूलना, क्योंकि क्या पता सीए करके जरूरी थोड़ी है हर एक को नौकरी करना है, क्या पता आप में से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। तो सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है बिजनेस का इनकम, दूसरा होता है एक्सपेंस, तीसरा एसेट। कल बताया था मैंने मतलब इसका, एसेट मतलब प्रॉपर्टी, ऐसी चीजें जो मुझे फ्यूचर में कमा के दे।
मुझे बिजनेस में, जब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है ना दोस्तों, मुझे सिर्फ आज के ही नहीं, मुझे कल के बारे में भी सोचना है, मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। क्योंकि आपको पता है बिजनेस जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ऊपर है, फिर कभी नीचे है। मैंने आपके साथ एक लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, रिलायंस जियो, एयरटेल वगैरह की स्टोरी शेयर की थी। क्या हालत हो गई है बेचारों की आज, बताओ मुझे, क्या हालत हो गई है। वोडाफोन ने इंडिया में अपना बिजनेस ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, क्योंकि वोडाफोन ने अब अपना पूरा बिजनेस आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड के साथ मर्ज कर दिया है। क्या प्रॉफिटेबिलिटी बची नहीं इन कंपनीज में? कैसे आएगा प्रॉफिट, मुझे बताओ। पहले एक जमाना हुआ करता था जब कस्टमर 1000, 2000, 5000 का बिल आता था कस्टमर का, क्योंकि जितनी बात वो करेगा उतना बिल आएगा। पर आजकल तो ऐसा ही नहीं, आजकल तो बिल्कुल फ्री हो गया है, अमाउंट फिक्स हो गया, हर कस्टमर महीने का 400 से 500 रुपए देगा, खत्म। पर फिर भी कंपनीज चल रही है। कैसे चल रही है? क्योंकि उनके पास है बहुत सारी एसेट्स। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थर्ड क्वाड्रेंट होता है बिजनेस का एसेट। जब आपका समय अच्छा है, जब आप कमा रहे हो, तब आपको पता है क्या करना है, तब आपको उड़ाना नहीं है, एंजॉय करो। मैं नहीं कह रहा हूं एंजॉय मत करो, मैं तो खुद करता हूं और आपसे भी कह रहा हूं एंजॉय करो। लेकिन आप ये एंजॉयमेंट में एक चीज ध्यान रखो कि आपको उस समय के लिए भी तैयारी करनी है, तैयार रहना है जब आपकी कमाई अच्छी नहीं होगी। क्या हो रहा है पिछले 2.5 महीनों से? ये लॉकडाउन में क्या हुआ है? लोगों की इनकम्स बंद हो गई है। दे आर सीवियरली अफेक्टेड माय डियर फ्रेंड्स। लोगों की इनकम अफेक्ट होने से पता है क्या हुआ है? लोगों को घर बैठ के जो भी उन्होंने जमा पूंजी की थी उसको यूज करके खाना खाना पड़ रहा है। बहुत बड़ी बात है। लोगों की सेविंग्स खत्म होने आई है। तो एसेट्स जो होती है ना, वो हमारे बिजनेस को रेजिस्टेंस देती है, मजबूती देती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। तो आप अगर बहुत ऊपर से गिर रहे हो, किसी बिल्डिंग से गिर रहे हो, और नीचे अगर आपके नेट लगी है तो नेट आपको संभाल लेगी, रेजिस्टेंस दे देगी। बच्चा हमेशा माँ बाप से रेजिस्टेंस पाता है। माँ बाप बच्चों को रेजिस्टेंस देते हैं कि बेटा तू जा, तू कर, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, रेजिस्टेंस देते हैं। तो एसेट्स जो होती है ना, वो हमारे बिजनेस को रेजिस्टेंस, मजबूती देती है। और जब भी आप एसेट्स बनाने की कोशिश करते हो ना, उस प्रोसेस में क्रिएट होती है कुछ लायबिलिटीज। जैसे कि एक 20-21 साल का, 22 साल का बंदा नया नया जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो आता है एक बड़े शहर में जहां से लगती है जॉब। एक छोटे से कस्बे का, छोटे से गांव का बच्चा मेहनत करके सीए बनता है। क्या वो ऐसा बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी की स्टोरी मैंने आपको बताई थी एक लेक्चर में, भूलना मत, नहीं तो मेरे पहले का वीडियोस देख लो जाके। तो एक छोटे से कस्बे का लड़का जब शहर में आता है और जॉब करने लगता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, पहले किराए के मकान में लेता है। किराए का मकान तो उसका नहीं है, तो वो उसकी एसेट नहीं है। फिर एक समय आता है जब वो अच्छा खासा पैसा जमा कर लेता है तो फिर वो पता है क्या सोचता है कि अब एक काम करते हैं, ये किराए के मकान की जगह खुद का मकान लेते हैं और किराया जो भरेंगे ना उसकी जगह हम बैंक को EMI देंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे। अब समझना, उसने खुद का फ्लैट खरीदा, ये उसकी क्या है? एसेट है कि नहीं? लेकिन ये जो फ्लैट खरीदा है, ये कैसे खरीदा है? बैंक से लोन लेके खरीदा है। मतलब यू क्रिएटेड एन एसेट बाय टेकिंग अ लायबिलिटी। समझ में आया? अब आप पूछोगे सर ये लायबिलिटी का पेमेंट कैसे होगा? इनकम से होगा। तो ये 4 चक्के हैं, ये 4 पहिए हैं हमारे बिजनेस की लाइफ के। क्या है 4 पहिए? इनकम, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटी। तो हर होने वाले इवेंट से हम 3 चीजें चेक करते हैं। क्या है वो 3 चीजें दोस्तों? नंबर 1, आर यू रिलेटिंग टू बिजनेस? क्या आप बिजनेस से जुड़े हो? नंबर 2, कैन यू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या आपको हम मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर 3, इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन? क्या इस इवेंट के वजह से इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इन चारों में से किसी भी चीज पे कोई असर, कोई फर्क पड़ रहा है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब है हाँ, इफ ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर यस, देन दैट इवेंट इज नॉट जस्ट एन इवेंट माय डियर फ्रेंड्स, इट बिकम्स ट्रांजैक्शन। वो इवेंट नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शन। और एक बार जब वो ट्रांजैक्शन बन जाता है तो हम क्या करते हैं? समझना दोस्तों, कहते हैं ना ये पूरी दुनिया गोल है। बिल्कुल सही बात है। मैं देखो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर से कह रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बोर होना है तो हो नहीं, मजाक कर रहा हूं, समझना। बोर मुझे लग रहा है कोई नहीं हो रहा होगा, प्लीज मुझे जवाब दो, कोई बोर हो रहा है क्या?
आर यू गेटिंग बोर्ड? वाई और एन? अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। सो हम कहते हैं दुनिया गोल है। क्या मतलब है इसका? एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, उनका नाम था सर ल्यूका डी पैसियोली। क्या नाम था? सर ल्यूका डी पैसियोली। ही इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ अकाउंटिंग। उन्होंने एक चीज देखी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में एक बंदे की इनकम हो रही है तो दूसरे का वो एक्सपेंस होगा। I mean, Luca di Pacioli was really not an accountant, he was a mathematician and he understand very well what is the theory of plus and minus. आपको पता है प्लस और माइनस की थ्योरी क्या है? नहीं पता है ना? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ प्लस माइनस की थ्योरी। माइनस एंड माइनस, इसका रिजल्ट क्या होता है? माइनस एंड माइनस का मतलब होता है प्लस। माइनस एंड माइनस इक्वल्स टू प्लस, ठीक है? प्लस एंड प्लस, इसका रिजल्ट क्या आता है? प्लस और प्लस का रिजल्ट भी आता है दोस्तों, क्या? प्लस। इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता है माइनस और प्लस, इसका रिजल्ट क्या आता है? जीरो। डू यू नो जीरो का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा होता है ये कैरेक्टर। जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल। माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, प्लस एंड प्लस विल बी प्लस, बट इट इज ओनली माइनस एंड प्लस दैट विल बिकम जीरो। ये है थ्योरी ऑफ प्लस एंड माइनस जो सर ल्यूका डी पैसियोली ने देखी थी। मैं इक्वल वैल्यूज की बात कर रहा हूं, अब ज्यादा मैथ्स में मत जाना कि सर अगर -3 + 4 है तो सर उसका रिजल्ट तो कुछ और आएगा। मैं वो नहीं कह रहा हूं। आई एम टेकिंग इक्वल वैल्यूज, है ना? सो माइनस माइनस में इक्वल वैल्यू, प्लस प्लस में इक्वल वैल्यू और माइनस प्लस में इक्वल वैल्यू। दोस्तों अगर आपको न्यूट्रल करना है तो आपको दो ऑपोजिट वैल्यूज को लेना होगा। मैग्नेटिज्म में भी क्या होता है? दो मैग्नेट्स एक दूसरे को कब चिपकते हैं, कब अट्रैक्ट करते हैं? व्हेन देयर आर टू ऑपोजिट पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तब जाके वो अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट कब पूरा होता है? व्हेन देयर इज अ प्लस पॉजिटिव नोड एंड देयर इज माइनस नेगेटिव नोड। ठीक उसी तरह सर ल्यूका डी पैसियोली ने एक बहुत बड़ी बात कही दोस्तों। वो बात कही, इन एन इकोनॉमी मनी इज नॉट क्रिएटेड, मनी जस्ट चेंजेस हैंड्स। किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी ट्रांजैक्शन में पैसा क्रिएट नहीं होता है, पैसा सिर्फ हाथ बदलता है। अगर एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है तो वो एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस है और एम्प्लॉय की इनकम है। अब वो जो एम्प्लॉय उस सैलरी को लेके आता है, अपने घर पे लाता है, अपने मकान मालिक को किराए पे करता है। वो मकान मालिक के लिए क्या है दोस्तों? मकान मालिक के लिए इनकम है और एम्प्लॉय के लिए क्या है? एक्सपेंस है। मतलब किसी भी पॉइंट पे आप देखो, क्या पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं ना, पैसा हाथ का मैल है, जितना झटको उतना फैलाओ। इन एन इकोनॉमी मनी इज नॉट क्रिएटेड, मनी इज चेंजिंग हैंड। मैं इस सेंटेंस पे इतना क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ? आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। तीसरी अकाउंटिंग प्रोसेस बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। क्या करना है यहाँ पे आपको यहाँ देखना है व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस, व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, वट एवर ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस, यू हैव टू सी दैट इन दैट ट्रांजैक्शन बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सिर्फ जा रहा हो या सिर्फ आ रहा हो। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। मतलब बिजनेस छोड़ो यार, अपनी डे टू डे लाइफ को आप ऑब्जर्व करो। मैं एक फ्रूट वाले के यहाँ जाता हूँ, उससे फ्रूट्स खरीदता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहे हैं? फ्रूट्स आ रहे हैं। और मेरे पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है कि सिर्फ आ रहा है और जा नहीं रहा है? सर उधारी में खरीद सकते हैं, बिल्कुल सही बात बोली, उधारी में खरीद सकते हैं, पर आज नहीं, फ्यूचर में तो देना पड़ेगा, किसी दिन तो देना पड़ेगा। तो फिर से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सिर्फ पैसा आ रहा है, मतलब आ भी रहा है कुछ और जा भी रहा है कुछ। तो आपको आइडेंटिफाई करना है अकाउंट्स इन्वॉल्व। यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स। जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन में आपको देखना है कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व है उन अकाउंट्स का आपको देखना है नेचर, कि वो पर्सनल अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है या वो नॉमिनल अकाउंट है। अब
एक बार ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि वो अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, फिर हम उसका रूल अप्लाई करेंगे और फिर हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या मतलब होता है रिकॉर्डिंग का? ये मतलब होता है रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। जैसे ही व्यवहार होता है, जैसे ही लेन देन होता है, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसको कहा जाता है रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। दिमाग में बैठा लो, मैं इसके आगे आज बढ़ने वाला ही नहीं हूं, बस यहीं तक जाऊंगा मैं। आज मैं आपसे पूरी तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको जर्नल एंट्रीज आ जाएगी, पर मैं आपको ये प्रोसीजर यहां जरूर एक्सप्लेन करूंगा। आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्व, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड अप्लाई द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। दोस्तों, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? वो ट्रांजेक्शन को किसी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, कहीं तो रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्री पास करना, उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। व्हाट आर द नेचर ऑफ अकाउंट्स? कौन कौन से नेचर होते हैं अकाउंट्स के? तो पहले आप क्या काम कीजिए, मैं फिर से आपको दे रहा हूं 2 मिनट, क्विकली आइए आपके रजिस्टर में, लिख लीजिए इसे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्विकली कीजिए कंप्लीट। 2 मिनट्स आपको मिल रहे हैं दोस्तों, 2 मिनट्स, क्विकली 2 मिनट्स में इसे लिख लीजिए। डन ऑल ऑफ यू? आप लिखते रहिए, मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता हूं, सुनते रहिएगा। नेचर ऑफ अकाउंट, तो जो भी हम अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे ना दोस्तों, वो अकाउंट्स 3 टाइप के हो सकते हैं। आइदर इट कैन बी अ पर्सनल अकाउंट, और इट कैन बी अ रियल अकाउंट, और इट कैन बी अ नॉमिनल अकाउंट। अब कौन से अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं, कौन से अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं और कौन से अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इनको हम समझेंगे। पर कैसे समझेंगे? ये जो हमने बनाया है ना यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ अकाउंट्स, इसकी मदद से समझेंगे। पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, प्लस माइनस को, और फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ऑल दोज अकाउंट्स, वो सारे अकाउंट्स जो इनकम और एक्सपेंस से जुड़े होते हैं, ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटिंग टू इनकम और एक्सपेंस, ऑल दोज अकाउंट्स आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? वो सारे अकाउंट दोस्तों, वो सारे अकाउंट जो कि इनकम और एक्सपेंस से जुड़े होते हैं, दे आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट्स। ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नोन एज रियल अकाउंट्स। वो सारे अकाउंट्स जो कि एसेट और लायबिलिटी से जुड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रियल अकाउंट। 3 टाइप के अकाउंट्स मैंने आपको दिखाया। कौन कौन से 3 टाइप के अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उसमें से मुझे लगता है लास्ट के 2 आपको समझ में आ गए होंगे। रियल अकाउंट मतलब, बोलो मेरे साथ, रियल अकाउंट किसको कहते हैं? दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब दोस्तों क्या होता है? वो सारे अकाउंट विच आर रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस और इनकम, है ना। अब आती है बात पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स, ये वो अकाउंट्स होते हैं विच आर आइदर रिलेटिंग टू अ पर्सन, वो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं। श्याम, राम, घनश्याम, हनुमान, राधे श्याम, सुरेश, मंगेश, गणेश, ये सारे कौन है? ये सब पर्सन है, इंसान है। जब मैं कहता हूं पर्सन ना, तो पर्सन कैन बी अ नेचुरल पर्सन और इट कैन इवन बी एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब दोस्तों पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। एग्जाम्पल, कंपनी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। समझ में आ रहा है? मतलब वो एक इंसान की तरह ही होती है कोई भी कंपनी। आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, वो आपके खिलाफ केस कर सकती है, वो अपना साइन खुद कर सकती है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकती है, अपने नाम पे ट्रांजैक्शन कर सकती है। मतलब इट इज़ अ नॉन लिविंग पर्सन। कंपनी जो है वो नॉन लिविंग पर्सन होता है, बट इट इज़ अ पर्सन।
सो पर्सनल अकाउंट मीन्स वो सारे अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटिंग होते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसके रूल्स देखते हैं। ये 3 गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग के। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। व्हाट इज द रूल फ्रेंड्स? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स in, credit what goes out, and the rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all incomes and gain। मतलब पूरी अकाउंटिंग मैं आपको कहीं नहीं कहूँगा कुछ भी रखने के लिए सिवाय ये 3 रूल्स के। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लो फटाफट, लिख लो बिना देरी किए। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के, दे आर नोन एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्विकली लिखो, ये प्रैक्टिस होती रहेगी, अगले 1-2 दिन होती रहेगी, चिंता मत करो, डरो मत। नया है, मेरे साथ चलते चलो, जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट वरी। लिखते चलो, फटाफट लिख लो। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। कल के लेक्चर में मैंने आपसे 100 लाइक्स मांगे थे और आपने 100 लाइक्स दिए, बहुत बहुत थैंक्स आपका उसके लिए। आज के वीडियो में भी मैं आपको चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दें एंड गिव मी 100 लाइक्स टू दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने का अभी समय नहीं मिलेगा, जैसा मैंने कहा है 3 बजे तक मैथमेटिक्स होगा। उसके बाद वापस आइएगा चैनल पे, वीडियो को देखिएगा, पॉज कीजिएगा, लिख लीजिएगा आपके पास। अभी सिर्फ फोकस करना है। वी विल अंडरस्टैंड, क्या समझेंगे? ट्रांजैक्शन यहाँ मैं आपको दूंगा, समझना। हमें वो ट्रांजैक्शन में क्या करना है, क्या प्रोसीजर देखा था? आइडेंटिफाई दी अकाउंट्स इन्वॉल्व। कैसे करते हैं हम? वो ट्रांजैक्शन में देखेंगे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। फिर आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स, जो भी अकाउंट हमने आइडेंटिफाई किए उसका नेचर देखेंगे। और फिर अप्लाई दी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। हम यहाँ जो ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, किसकी बुक्स में देख रहे हैं, किस पर्सन के देख रहे हैं, उसका नाम है स्टार स्टेशनर्स। अब जैसे कि नाम से ही पता चलता है उसका बिजनेस किस चीज़ का है, स्टेशनरी आइटम्स का बिजनेस है ना। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? परचेस्ड चेयर्स एंड टेबल फॉर ₹10,000 फ्रॉम श्री फर्नीचर्स एंड पेड कैश। बहुत ही धीरे, बहुत ही आराम से, बहुत ही काम माइंडेडली होके समझना है। आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता ओवरडोज हो, पर हाँ कल के लेक्चर में मिलने से पहले ये सब रिवाइज होना ज़रूरी है। क्या कहा है मैंने? ट्रांजैक्शन पढ़ो। किसके बुक्स में ट्रांजैक्शन देख रहे हैं दोस्तों? इन द बुक्स ऑफ स्टार स्टेशनर। स्टार स्टेशनर जैसे कि नाम से पता चल रहा है उसका बिजनेस किस चीज़ का है, स्टेशनरी का बिजनेस है। अब ये स्टार स्टेशनर्स ने क्या खरीदा है? दे हैव परचेज चेयर्स एंड टेबल। लिहाजा है किस चीज़ के लिए खरीदा होगा? बिजनेस है उसका, तो दुकान में बिछाने के लिए, लगाने के लिए टेबल, बैठने के लिए चेयर। 10,000 रुपए का खरीदा है। किससे खरीदा है? फ्रॉम श्री फर्नीचर्स एंड पेड कैश। टेबल चेयर खरीदा, कैश दिया, ट्रांजैक्शन है। आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। जरा सोचो, जरा देखो कि इस ट्रांजैक्शन में व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस, व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। सोचो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस ट्रांजैक्शन what is coming in the business, what is going out of the business. So if you see, we are purchasing table and chair. Can I say table and chair is my furniture? So instead of saying table, chair, mudda, this, that, can I simply put up one word, furniture? So what is coming in the business? Furniture. समझना, एग्री कर रहे हो सब मेरे साथ? क्विकली मेरे को लाइव चैट में आंसर दो। क्या मैं कह सकता हूँ कि इस ट्रांजैक्शन में मेरे पास बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है। डू यू एग्री विद मी? चेक ऑल ऑफ यू। ओके, चलो आप भी मुझसे सहमत है। क्या जा रहा है बिजनेस से बाहर? फर्नीचर तो आ रहा है।
क्या जा रहा है बिजनेस से बाहर? जवाब दो मुझे लाइव चैट में, क्विकली जवाब चाहिए मुझे। फर्नीचर आ रहा है, क्या जा रहा है? जैसा कि मैं देख सकता हूँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, कैश जा रही है बाहर। तो हमारे दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए। व्हाट आर द टू अकाउंट्स? वन इज फर्नीचर अकाउंट, अनदर इज कैश अकाउंट। देखो यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं? क्या कहा मैंने आपसे? In every transaction you have to see what is coming in the business, what is going out of the business, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स। नेचर समझो इसका क्या है। फर्नीचर, अब इसका काम क्या है? स्टेशनरी का। स्टेशनरी वाले के लिए फर्नीचर उसकी क्या होती है? एसेट। और एसेट से रिलेटिंग जो भी अकाउंट्स होते हैं वो कौन से अकाउंट कहलाते हैं दोस्तों? याद करना, मैंने भी आपको बताया था, दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटिंग टू एसेट और लायबिलिटी आर नोन एज रियल अकाउंट। तो फर्नीचर मेरी एसेट है तो रियल है, और कैश भी मेरी क्या है? संपत्ति। आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? ऐसा सुना होगा ना आपने। तो पैसा है, बंगला है, घर है, गाड़ी है, कैश है, नकद है। कैश मेरी क्या है? एसेट है। मतलब फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। मतलब इस ट्रांजैक्शन में पता क्या हो रहा है? एक एसेट आ रही है, दूसरी एसेट जा रही है। ये भी रियल अकाउंट है। अब क्या था अकाउंटिंग प्रोसेस? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। अकाउंट्स इन्वॉल्व मिल गया हमें। कौन से अकाउंट्स है? फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। आइडेंटिफाई नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर क्या है? फर्नीचर का भी रियल, कैश का भी रियल। अप्लाई द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अब क्योंकि यहाँ दोनों ही रियल अकाउंट है, मतलब हमें एक ही रूल अप्लाई करना है। कौन सा? रियल अकाउंट का रूल। क्या है रियल अकाउंट का रूल? व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। इस ट्रांजैक्शन को गौर से देख लो। बिजनेस में क्या आ रहा है? हम जा रहे हैं फर्नीचर खरीदने, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रही है। मतलब कहना है इसे फर्नीचर इज कमिंग इन। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, मतलब फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को करो डेबिट, और कैश जा रही है, कैश को करो क्रेडिट। मतलब दोस्तों इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? वो मेरे सारे साइंस के दोस्त जो जिंदगी में पहली बार आज जर्नल एंट्री देखने जा रहे हैं, देख लो ऐसी दिखती है जर्नल एंट्री। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। और नरेशन, इसको नरेशन कहा जाता है जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। बीइंग फर्नीचर परचेज क्या कहा जाता है दोस्तों? इट इज़ नोन एज नरेशन। नरेशन मतलब इट इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्या ट्रांजैक्शन हुआ है उसको शॉर्ट में बताया जाता है, इसको कहा जाता है नरेशन। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं। मैं जैसे कह रहा हूँ आज मैं दो ही लूँगा। परचेज चेयर एंड टेबल फॉर ₹10,000 फ्रॉम श्री फर्नीचर फुल स्टॉप। क्या दे दिया है सर ये आपने? अब 1 और 2 को कंपेयर करो, अच्छे से कंपेयर करो और देखो व्हाट इज सिमिलर, व्हाट इज डिफरेंट। क्या सिमिलर है दोनों में और क्या अलग है दोनों में? क्विकली कंपेयर करो। आई वांट यू ऑल टू कंपेयर दिस। कम ऑन ऑल ऑफ यू, डू इट क्विकली। आपके सामने दोनों स्टेटमेंट है। परचेज चेयर एंड टेबल फॉर ₹10,000 10,000 फ्रॉम श्री फर्नीचर। थांबा, रुको, कुछ तो अलग है। पहले सेंटेंस में सर लिखा है एंड पेड कैश, दूसरे सेंटेंस में नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या? सोचो दोस्तों, जो पहला ट्रांजैक्शन है ना उसको हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन, और जो दूसरा ट्रांजैक्शन है उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पहले ट्रांजैक्शन और दूसरे ट्रांजैक्शन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में ही मैंने स्टार स्टेशनर्स ने फर्नीचर खरीदा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? पहले ट्रांजैक्शन में मैंने फर्नीचर खरीद के उसको पेमेंट दे दिया है, पर दूसरे ट्रांजैक्शन में अभी तक मैंने पेमेंट नहीं दिया है। मतलब बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर। ये बात तो पक्की है, पर जैसे पहले ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था? बिजनेस से क्या जा रहा था? कैश। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैश नहीं जा रही है। तो सर क्या है यहाँ पे? यही तो सोचना है। कैश नहीं जा रही है, ये समझ में आया आपको सभी को? कैश इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो ये देखो कि आपको ये फर्नीचर उधारी पे दे कौन रहा है? हु इज द गिवर ऑफ द फर्नीचर? तो जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि ये फर्नीचर उधारी पे देने वाले का नाम क्या है? श्री फर्नीचर्स। मतलब दो अकाउंट्स हमें क्या मिले? पहला अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट और दूसरा अकाउंट है श्री फर्नीचर्स अकाउंट। फर्नीचर क्योंकि मेरी एसेट है,
तो रियल अकाउंट होगा। श्री फर्नीचर, श्री फर्नीचर बिजनेस है मतलब इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड देयरफॉर व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर एसेट है रियल, श्री फर्नीचर बिजनेस है, देयरफॉर पर्सनल अकाउंट। अब गोल्डन रूल्स अप्लाई करते हैं अकाउंटेंसी के, समझ में आ रहा है? अकाउंटेंसी के गोल्डन रूल्स अप्लाई करना है। सवाल ये उठता है सर कौन सा रूल लगाएंगे हम, मतलब किसका रूल लगाएंगे सर हम? यहाँ क्या हम रियल का रूल लगाएंगे या पर्सनल का लगाएंगे? आंसर दे दूं, दोनों का रूल लगाएंगे। एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, ये चीज फिक्स है। क्यों? क्योंकि जैसे प्लस का माइनस होता है, नॉर्थ पोल का साउथ पोल होता है, वैसे लुका डी पैसियोली ने कहा है फॉर एवरी डेबिट देयर हैज टू बी एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। समझना, हर डेबिट का क्रेडिट होता है तभी ट्रांजैक्शन जाके नलीफाई होता है, जीरो होता है। आप दोनों का रूल अप्लाई करके देख लो, ऐसा नहीं होगा। देखते हैं, फर्नीचर का नेचर है रियल, रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर तो डेबिट होगा, 100% डेबिट होगा। श्री फर्नीचर है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर से, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सोचो जरा, श्री फर्नीचर्स, ये जो दुकान वाला है, इसने हमें फर्नीचर दिया है या हमसे कुछ लिया है? हमने तो इसको कुछ दिया ही नहीं अभी तक। क्या मैंने पेमेंट दिया है उसको? नहीं। मतलब मेरे पास जो ये फर्नीचर आया है, ये फर्नीचर देने वाला कौन है? हु इज द गिवर ऑफ द फर्नीचर? श्री फर्नीचर। मतलब श्री फर्नीचर इज द गिवर। सो अकाउंटिंग ऑफ पर्सनल अकाउंटिंग का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो श्री फर्नीचर क्रेडिट होगा। मतलब दोस्तों इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी चेक करो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू श्री फर्नीचर 10,000। फिर से नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। समझ में आया? कुछ बच्चों के लिए ओवरडोज हो सकता है, बट यस, फिर से कह रहा हूं यही सही तरीका है और यही सही अप्रोच है पढ़ने का। आज के लिए 2 ही ट्रांजैक्शन, जितना भी मैंने आज पढ़ाया आपको, इस सब को करना है आपको रिवाइज और होना है तैयार, क्योंकि हम मिलेंगे फिर से शाम को 5 बजे। भूलिएगा मत, आप और मैं स्पेशली आपके लिए रखा है ये सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइएगा, अपने दोस्तों को कहिए, कम्युनिकेट कर दीजिए, पेरेंट्स को कहिए, सबको कहिए। ये सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आस्क एवरीवन टू ज्वाइन। 45 मिनट से 60 मिनट्स का सेशन होगा, जहां पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नवंबर 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहां से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे ये लॉकडाउन को हैंडल करना चाहिए, कैसे वर्चुअल एजुकेशन को यूज़ करना चाहिए और कैसे अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव सवाल। तो ये बिल्कुल लाइव सेशन होगा, तो आपके सवालों का जवाब देने और आपसे बातें करने मुलाकात होगी शाम को 5 बजे। इस इंटरैक्शन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। लिंक को मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस लिंक को शेयर करना। सी यू इन द इवनिंग। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी स्टडी।